DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। आप AED अगर यूज करते हो तो AED से आपको 90 से 95% तक की पेशेंट बचने की संभावना होती है। मगर इसके पहले हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि ये जो है, ये सारी चीजें आपको 4 मिनट के अंदर करना बहुत जरूरी है। अगर 4 मिनट ऐसे ही गुजर गए तो शायद इस मरीज की डेथ हो सकती है। मरीज की डेथ हो सकती है मतलब क्या हो सकता है? ब्रेन की डेथ हो सकती है। अब इस ब्रेन को हमें जीवित रखना है, इसीलिए हमने क्या किया था? CPR सिखा था। CPR में हम क्या कर रहे थे? आपके हार्ट के ऊपर हम प्रेशर देते थे, कंप्रेशंस देते थे, जिसके कारण हार्ट की पंपिंग होती थी और पंपिंग के कारण जो ब्लड है वो ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता था। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वही है, जिससे ये पूरे शरीर में सर्कुलेट होता था। उसमें अभी आप देखिए 30 बार हम लोग कंप्रेशन देते थे, राइट? 30 बार कंप्रेशन देने से क्या होगा? सर से लेके पांव तक, देखिए याद रखिए, 30 बार कंप्रेशन देने से सर से पांव तक पूरा का पूरा जो ब्लड है, ब्लड अच्छी तरीके से सर्कुलेट होता था। अब ये ब्लड तो आपको चलेगा नहीं ना, क्योंकि ये सारा का सारा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अशुद्ध रक्त। इसके लिए हम क्या करते थे? शुद्धिकरण के लिए हमने माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया था। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन आप जानते हो, आपने सीखा था उस दिन। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मतलब हमारे उच्छ्वास में 16% ऑक्सीजन होता है। जो ऑक्सीजन हमारे उच्छ्वास में से हम इनके फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण जो फेफड़ों में सर्कुलेशन होता था, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, उसमें ये ऑक्सीजन पूरा होने के बाद, मिल जाने के बाद, फिर ये ब्लड की शुद्धिकरण होता है और ये शुद्ध ब्लड आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है, जिसकी आपके ब्रेन को काफी आवश्यकता है। अगर 4 मिनट तक ब्लड, वो भी शुद्ध ब्लड, अगर आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचा तो ब्रेन की डेथ होना शुरू होती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने मेजरमेंट लिया था। मेजरमेंट लेने के बाद आपने देखा होगा आपकी हार्ट की ये कहां पर है? हार्ट कहां पर है आपका? बिल्कुल सेंटर में है। बिल्कुल सेंटर में है तो वो जो हार्ट है उसको हम कंप्रेशन दे रहे हैं। अब यहां पर मेजरमेंट लिया, 2 उंगली हमने V के नीचे रखा और उसके बाद में हमने इस हाथ हथेली को इस तरीके से रख के, फिर उसके बाद में ये जो हाथ है, ये हाथ 90 डिग्री में लाने की कोशिश की थी। जिस तरीके से हमने हाथ पकड़ा है उस तरीके से हमने यहां पर कंप्रेशन देना शुरू कर दिया। ये हाथ जो है, ध्यान रहे, 90 डिग्री में ये हाथ होना जरूरी है। यहां से आपका बिल्कुल इस तरीके से यहां पर ये एल्बो में प्रेशर नहीं आना चाहिए, प्रेशर आपके कंधे से आना चाहिए, राइट? इसीलिए मुझे इस तरीके से खड़ा होना है। तो मैडम ने यह भी आपको बताया था कि अगर कोई पेशेंट टेबल के ऊपर, सोफे के ऊपर या फिर किसी बेड के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसको इस तरीके से मत रखो, उसको जमीन के ऊपर ले लो। और जमीन के ऊपर आपने प्रैक्टिकल भी देखा था,
आपको शायद अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, यानी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन होगा? हार्ट आपका कहाँ है? सब लोग पूछते हैं ना, बोलते हैं ना कि हार्ट कहाँ है, हार्ट कहाँ है। और आपके हिंदी पिक्चर का तो असर यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपके हिंदी पिक्चर का जो हीरो है वो यहाँ पर हाथ रख के बोलता है, ऐ मेरे दिल की रानी, राइट? अगर यही होता है, मतलब हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है, मगर ध्यान रहे आपका हार्ट कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं होता। आपका हार्ट बिल्कुल सेंटर में होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, क्योंकि यहां से जो वाहिनियां होती है, मेन जो वाहिनियां है, वो वाहिनियां आपके लेफ्ट साइड से निकल के आपके फेफड़ों तक और पूरे शरीर में और फिर आपके ब्रेन तक पहुंचती है। बात समझ में आई? अब चलते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, सीपीआर सीपीआर देते देते सीपीआर के साथ में आपको एईडी का प्रयोग भी करना है। अब एईडी का प्रयोग करना है तो कैसे करना है? आपने अभी तक मशीन शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा। जब भी देखा होगा अभी आपको याद नहीं होगा, मगर ये छोटा सा मशीन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही बटन है। फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है, सिर्फ दो ही बटन है। एक बटन है ऑन ऑफ का, जिसको हम चालू करते हैं और बंद करते हैं। दूसरा बटन है सिर्फ शॉक देने का। और ये मशीन लगाने के बाद अगर आपका हार्ट हल्का भी कुछ काम कर रहा है, थोड़ा बहुत, अब फिब्रिलेट होता है, मतलब कांपने लगता है हार्ट। हम एक फिल्म देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये हार्ट कैसे कांपता है। तो ये हार्ट कांपने लगता है तो उसमें से, उसके अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण आउटपुट जीरो। अगर आउटपुट जीरो है तो आप ये ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं होगा और आपके ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन ना मिलने के कारण ब्रेन डेथ हो सकती है। तो अभी हम देखेंगे ये सीपीआर के साथ में ये मशीन कैसे यूज करें। मैं आपको एक मशीन दिखाऊंगा। ये एक छोटा सा मशीन आता है। ये हमारे पास जो मशीन है ये डेमो मशीन है। डेमो मशीन हम अभी यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। अगर रियल मशीन है, कहीं भी रियल मशीन है, तो आप इसको यूज अभी डेमो के लिए नहीं कर सकते। ये डेमो है, ये डेमो हम आपको अभी दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मशीन दिखाऊंगा, किस तरीके से ये मशीन काम करता है। ये है मशीन, ये छोटा मशीन है जिसमें ये एक और ये दो ही बटन लगे हैं। एक बटन है पावर ऑन ऑफ का और दूसरा जो बटन है ये शॉक के लिए दिया गया है। ये हमारे डेमो के है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो ये दो जो बटन है, ये दो बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सीपीआर चालू है। सीपीआर जैसे चालू है उसी के साथ में मैं इस मशीन को बुलाऊंगा। जिन्होंने मशीन लाके दिया सीपीआर करते करते, उस वक्त में मैंने ये मशीन बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मैंने क्या किया, सीपीआर चालू है मेरा, अभी भी सीपीआर मैंने बंद नहीं रखा है। इसका डेमो मैं और भी करके दिखाऊंगा। मैं अभी आप ध्यान में रखो कि सीपीआर यहां पर चल रहा है और मैंने ये मशीन बाहर निकाला। मशीन बाहर निकालने के बाद सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको ऑन कर दूंगा। मैंने ऑन कर दिया। अब ये मशीन आपको Apply pads to patient's bare chest. अप्लाई पैड्स मतलब मुझे क्या करना होगा, इसमें कुछ पैड दिए गए हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर पैड है। ये पैड ये आपके मशीन के अंदर होते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर फिगर दी गई है। ये फिगर से आपको पता चलता है
कि कौन सा पैड कौन सी साइड को लगाना है। अब देख सकते हैं आप, राइट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका यहां का जो कॉलर बोन है, राइट साइड का कॉलर बोन, और ये लेफ्ट साइड का जो चेस्ट है, आर्मपिट के नीचे आपको ये पैड लगाना है। इसकी फिगर दी गई है। अब यह ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये पेशेंट के चेस्ट के ऊपर काफी सारे अगर बाल है तो इस मशीन के साथ में आपको एक रेजर का रखना भी बहुत जरूरी होता है। तो फटाफट मैंने रेजर कर दिया और क्लीन कर दिया जहां पर मुझे पैड लगा। नहीं तो क्या हो सकता है, मैं पैड लाने की कोशिश करूंगा और पैड शायद अच्छी तरह से पकड़ेंगे नहीं, और जिसके कारण हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो मैं यहां से निकालूंगा। अब यहां पर लगाया जा रहा है वो आर्मपिट के नीचे लगाया जा रहा है, लेफ्ट साइड के आर्मपिट के नीचे, यानी ये पोर्शन। दूसरा पैड जो लगाया जा रहा है वो है आपका जो यहां पर कॉलर बोन होता है, इस कॉलर बोन के बिल्कुल नीचे। बिल्कुल नीचे हमने लगा दिया। ये दोनों पैड हमने अभी यहां पर लगा दिए। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आती है हम लोग देखते हैं। Apply pads to patient's bare chest. पैड तो लगा दिए। Plug in pads connector next to flashing light. यस, प्लग इन कनेक्टर टू द फ्लैशिंग लाइट। यहां पर एक लाइट है जहां पर मुझे ये इस तरीके की ये जो वायर है इसको कनेक्ट करना है, राइट। तो मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद फिर ये अपने आप मशीन कैलकुलेट करेगा कि आपका हार्ट काम कर रहा है या नहीं। ऐसे वक्त में आपको सीपीआर रोकना नहीं है। वापस से ध्यान में रखो, सीपीआर आपका कंटिन्यूस चल रहा है। ये लगाने के बाद भी आपको सीपीआर रोकना नहीं है। अभी हमने Analyzing heart rhythm. एनालाइजिंग Do not हार्ट touch रिदम, the patient. डू नॉट टच द पेशेंट। मैं बाजू में हो गया। Shock advised. शॉक एडवाइज, इसका मतलब Stay clear of patient. स्टे क्लियर, मतलब ये पेशेंट से हमें Reverse बाजू में जाना shock है now. Press the orange button now. और मुझे सिर्फ शॉक देना है। अब शॉक देने के लिए मुझे क्या करना है, एक तो हम बाजू में हो जाएंगे, इस पेशेंट को टच नहीं करेंगे Press the orange और button now. सिर्फ मुझे Shock delivered. शॉक डिलीवर। Pause. Start CPR. उसके बाद में फिर वापस कहेंगे स्टार्ट सीपीआर। फिर वापस स्टार्ट सीपीआर चालू होगा, सीपीआर कंटिन्यू होगा। सीपीआर जब तक कंटिन्यू हो रहा है, शायद ये मशीन अगर जरूरत है तो दूसरी बार शॉक एडवाइस भी कर सकता है। तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद 2 मिनट या 3 मिनट के बाद ये मशीन खुद कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करने के बाद हमें बताएगा कि शॉक एडवाइज्ड। फिर मुझे वहां बाजू में होना है, फिर मुझे और एक बार शॉक देना है। जैसे ही शॉक देते हैं वैसे होता क्या है एग्जैक्टली, ये जो हार्ट है, ये हार्ट जो फिब्रिलेट हो रहा है यानी कांप रहा है, जो जिसके कारण आउटपुट नहीं मिल रहा है। आपके घर में देखिए, एक उदाहरण देता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। आपके घर में पुराने जमाने में रेडियो हुआ करता था, ट्रांजिस्टर, छोटा ट्रांजिस्टर, या तो फिर आपका टीवी, पुराना वाला जो बड़ा वाला टीवी हुआ करता था, वॉल का टीवी। अगर वो बंद पड़ता था तो आप क्या करते थे, एक झापड़ लगा देते थे, जिसके कारण इसके ऑपरेशंस बंद होके वापस से अच्छी तरीके से चालू होते हैं। अभी आपका मोबाइल देखिए ना, आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, अगर हैंग हो जाता है तो आप क्या करते हो, पूरी तरह से उसको ऑफ कर देते हो और फिर से उसको रीस्टार्ट करते हो। तो ये जो प्रोसेस है, इसका मतलब है यहां पर शॉक देने के कारण आपका हार्ट पूरी तरह कुछ सेकंड के लिए स्टॉप हो जाता है, पूरा का पूरा स्टॉप हो जाता है।
और फिर से रीस्टार्ट होता है, राइट। फिर अपने आप फिर चालू होता है, फिर आपको वापस से सीपीआर देने की जरूरत होती है, राइट। अभी हम जाएंगे, अभी डेमो देखेंगे कैसे कैसे हम लोग करते हैं। उसके पहले हम एक छोटा सा फिल्म भी देखने वाले हैं, तो फिल्म एक बार देखेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगी ये फिल्म। आप देखिए ये फिल्म। Because the human body cannot store oxygen, it must continually supply tissues and cells with oxygen through the combined actions of the respiratory and circulatory systems. The respiratory system includes the lungs and the airway, the passage from the mouth and nose to the lungs. Expansion of the chest during breathing causes suction, which pulls outside air containing oxygen through the airway and into the lungs. Relaxation of the chest increases the pressure within and forces used air to be exhaled from the lungs. The circulatory system includes the heart. अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो हार्ट है, हार्ट बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है और यहाँ से निकलने वाली जितनी भी वाहिनियां है, ये तो है, ये आपकी कैरोटिड पल्स जो मैडम ने आपको बताई थी, यहाँ से जाती है। ये जो कैरोटिड पल्स है, ये आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है और बाकी यहाँ से जो जाने वाली है, ये आपके लंग्स को जाती है, फिर बाद में आपके पूरे शरीर में जाती है। इस तरीके से ये काम करती है, राइट। Blood vessels. Electrical impulses stimulate contractions of the heart. अब ये जो हार्ट है, ये हार्ट कैसे काम करता है? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से काम करता है। हार्ट को अगर आप देखोगे तो हार्ट में खुद कैपेसिटी होती है कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने की, और यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, इसके सारे जितने भी ये मसल्स होते हैं, यहां से करंट यहां पर दिया जाता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज के जो एक्शंस होते हैं, वो एक्शंस कंटिन्यू होते हैं, जिसके कारण ये पंपिंग होता है। अब पंपिंग की एक्शन आप देखिए कैसे होती है। That pushes blood throughout the body. Blood vessels in the lungs absorb oxygen from inhaled ये air. है आपके लंग्स, अल्वियोला, यानी लंग के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर जो अल्वियोला यानी हवा की थैलियां है, ये हवा की थैलियों में ये ब्लड जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मिक्स होता है और ये ब्लड को शुद्ध बना के फिर वापस आपके शरीर में पूरा पहुंचाया जाता है। ये है आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम और ये शुद्धिकरण की सिस्टम। Oxygen-rich blood goes to the heart, then out to the rest of the body. Large vessels called arteries carry oxygenated blood away from the heart. Arteries branch down into very small vessels. अब यहाँ पर आपको आप देख सकते हो, एक साइड से अगर आप देखोगे तो ब्लू कलर की वाहिनी है और दूसरी साइड से अगर आप देख सकते हो वो है रेड कलर की वाहिनी। रेड कलर की वाहिनी मतलब शुद्ध रक्त, और ये ब्लू कलर की वाहिनी मतलब क्या? ब्लू कलर नहीं होता है, मगर यहाँ पर सिंबॉलिक के लिए दिखाया गया है। ये ब्लू कलर मतलब है ये अशुद्ध रक्त। ये अशुद्ध रक्त कैसे बनता है? जब आप कोई भी काम करता है, आपका कोई भी अवयव जब काम करता है, यानी अगर मैं उंगली हिलाना चाहूं या मैं पैर हिलाना चाहूं, तो जब भी हिलाता हूं वहां के जितने भी टिश्यूज है, ये इन टिश्यूज को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे ही ये शुद्ध ब्लड यहां तक पहुंचा, ऑक्सीजन ये टिश्यूज खींच लेते हैं। खींचने के बाद अब यहां से जो आप देखोगे, ये अशुद्ध रक्त वापस आपके फेफड़ों तक शुद्धिकरण के लिए जा रहा है, राइट। Oxygen to be absorbed directly into body cells so it can be used for energy production. Veins return oxygen-poor blood back to the heart and lungs, where the cycle repeats. The brain is especially sensitive to a lack of oxygen. When oxygen is cut off for the brain cell damage. अब यहां पर आपने देखा होगा, हार्ट अगर बंद पड़ता है, हार्ट में से आउटपुट अगर 0 निकलता है, तो आपके जो ब्रेन है, ब्रेन को अगर 4 मिनट से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, तो ये ब्रेन काला हो जाएगा। काला मतलब डेड होना शुरू हो जाएगा। और 4 मिनट के बाद, अगर 6 मिनट के बाद अगर आप देखोगे, तो ये ब्रेन
50% डेड हो जाएगा। 10 मिनट के बाद देखोगे तो 100% ब्रेन डेड हो जाएगा, राइट? And death can occur within a matter of minutes. Cardiac arrest is the loss of the heart's ability to pump blood to the body. The most dramatic occurrence, sudden cardiac arrest, can happen with little or no warning. अब यहाँ पर क्या हुआ है? कार्डियक अरेस्ट हुआ है। कार्डियक अरेस्ट मतलब आपके हार्ट की जो पंपिंग की एक्शन है, जिसमें से जितना आउटपुट निकलना है वो आउटपुट नहीं निकला, जिसके कारण ये आदमी बेहोश होकर यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है, राइट? They become unresponsive and collapse. Abnormal gasping can occur. Breathing may stop completely. The most likely cause of sudden cardiac arrest अब यहाँ is पर an आप देख रहे हो unexplained पहले हार्ट की आपकी एक्शन कैसे थी और ये एक्शन कैसे है, राइट? ये एक्शन अब सिर्फ और सिर्फ ये कांपना शुरू कर दिया है, मतलब यहाँ से जो आउटपुट है वो आउटपुट जीरो है। affected disruption to the heart's electrical system, in which normally organized electrical pulses within the heart become disorganized, and a chaotic quiver. आपका रिदम कैसे होता है? हार्ट का रिदम आपने देखा होगा ना, ठक 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 इस तरीके से, मगर यहाँ पर अभी क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये कांपना शुरू कर देता है। इसका मतलब है इनको हार्ट अटैक आया है, और ऐसे वक्त में हमें कंप्रेशन भी शुरू करने हैं, सांस भी देनी है, और तीसरा एईडी भी शुरू करना है। एईडी मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, राइट? A condition known as ventricular fibrillation occurs. Blood flow to the body, along with the oxygen it carries, stops. Without blood flow, brain damage occurs rapidly and quickly leads to death. Cardiopulmonary resuscitation, or CPR, is the immediate treatment for a suspected cardiac arrest. CPR allows a bystander to restore limited oxygen to the brain through a combination of chest compressions and rescue breaths. अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो लेडी है, ये लेडी इनको जो रेस्पिरेशन दे रही है, सांस दे रही है, वो किस तरीके से दे रही है? एक इक्विपमेंट यूज कर रही है, राइट? ये जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट हम क्यों यूज करते हैं? ताकि यहां से कोई भी इस व्यक्ति का इंफेक्शन हमें ना लगे। इसके पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट, हम भारतीय है, हम लोग पान खाते हैं, सुपारी होती है, और क्या तंबाकू खाते हैं, काफी सारी चीजें हमारे मुंह में होती है। अगर ऐसा आदमी अगर नीचे गिरा होगा तो उसका मुंह सबसे पहले तो साफ करना जरूरी है। साफ करने के बाद ही इसको आप सांस दे सकते हो। अगर साफ नहीं करोगे तो शायद वही जो सुपारी या तंबाकू जो भी है, आपके सांस की जो प्रेशर है, प्रेशर से उसके लंग के अंदर जा सकती है। ये देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी आपको दिखाया है मैडम ने। ये इस तरीके से ये इक्विपमेंट है, जिसमें से हमें ये पॉकेट मास्क बोलते हैं इसको, इस तरीके से हम लगाते हैं और हम सांस देते हैं, राइट? However, CPR alone is not enough. The most effective way to end fibrillation is defibrillation, using a defibrillator and electrode pads applied to the chest. अब यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा मशीन है, जो मशीन यहाँ पर लगाया गया है। एक जो पैड है, ये पैड यहाँ का जो आपका राइट साइड का जो कॉलर बोन के नीचे लगाया गया है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो यानी हार्ट के नीचे, यहाँ पर आर्मपिट के नीचे यहाँ पर लगाया गया है, राइट? और ये मशीन ये कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर सिर्फ दो बटन है, एक पावर का बटन है और दूसरा शॉक का बटन है। Controlled electric shock is sent through the heart to stop ventricular fibrillation, allowing the heart's normal electrical activity to return and restore blood flow. Successful defibrillation is highly dependent
on how quickly defibrillation occurs. For each minute in cardiac arrest, the chance of surviving goes down by about 10%. After as few as 10 minutes, survival is unlikely. Simply activating EMS will not help. Even in the best EMS systems, the amount of time it takes from recognition of the arrest to EMS arriving at the site of the victim is usually longer than 10 minutes. An automated external defibrillator, or AED, is a small, portable, computerized device that is simple for anyone to operate. Bystander use of AEDs has been growing steadily, with common placements of the devices in public locations such as airports and hotels, and workplaces in general. Turning on an AED is as simple as pushing a power button. Once it is on, an AED provides voice instructions to guide you through its use. Remove clothes from patient's chest. An AED automatically analyzes the heart rhythm, Analyzing heart rhythm. determines if a shock is needed, and charges itself to be ready to defibrillate. Shock advised. Stay clear. An operator simply pushes a button to deliver the shock when prompted by the AED. The chain of survival is often used to describe the best. तो अभी आपको समझ में आया होगा कि एईडी किस प्रकार हम यूज करेंगे, किस प्रकार वापरेंगे। सीपीआर के साथ में हमने ये एईडी यूज किया है। अब हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे और प्रैक्टिकल में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से सीपीआर के साथ में एईडी आपका काम करेगा। ये एक बात। दूसरी बात, आपको परसों दिन देखा था आपने कि एडल्ट सीपीआर, तो आज हम देखने जा रहे हैं बेबी सीपीआर, छोटे बच्चे के लोग को किस तरीके से हम सीपीआर देंगे, ये थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। सीपीआर का चालू करूं डायरेक्टली। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ है? हेलो, कोई रिस्पांस नहीं। ओपन द एयरवे। यहाँ पे एक सीरियस पेशेंट है, प्लीज एडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नो ब्रीथिंग। स्टार्ट सीपीआर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 9 30. After 30 compressions, more breathing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Apply pads to patient's bare chest. 19 21. Plug in pads connector next to flashing light. 30. Apply pads. Plug in connector. Analyzing heart rhythm. 1. Do not touch the patient. Eye clear, we clear, all clear. Shock advised. Charging. Physical check. Stay clear of patient. Deliver shock now. Press the orange button now. Shock delivered. Start. Pause. Start CPR. Yes. Start CPR.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. बरं आहे ना? का करायचंय? नाही 2 मिनिटं जातील. नाही बस होईल. बस ना आता फिरो फिरो. कॅमेरा फिरो ठीक है. तो अभी आपने देखा हे 2 मिनिटं होईल आणि मग पुन्हा परत मशीन ऍक्टिव्हेट होईल हे समजायला पाहिजे. हाँ, इस प्रकार हाँ 5 सेट झाल्यानंतर. तो अभी आपने देखा सीपीआर का डेमोन्स्ट्रेशन. सीपीआर कैसे हम यूज करेंगे एईडी के सॉरी एईडी मशीन हम कैसे यूज करेंगे सीपीआर के साथ में. अब ये पहली बार हमने देखा, एक शॉक तो मैंने दे दिया. एक शॉक देने के बाद फिर मुझे एक 2 मिनट के बाद शायद ये मशीन वापस आपको बोल सकता है कि आपको और शॉक की जरूरत है. तभी सेम एक्शन हमें करनी है. अब ये कहां तक चलता रहेगा? 2 शॉक मैक्सिमम. उसके बाद में ये सीपीआर की एक्शन आपकी चलती रहेगी. तब तक चलती रहेगी जब तक आपको सीपीआर की जरूरत ना पड़े. दूसरा, तब तक चलती रहेगी जब तक ये पेशेंट खुद अपने आप सांस ना ले और अपने आप उठ के ना बैठे. या तो फिर तीसरा, डॉक्टर जब तक आके आपको ना बोले कि भाई अभी कुछ होने वाला नहीं है. शायद अभी आगे हम देखने वाले हैं बेबी सीपीआर. ओके. जाओ स्लाइड प्लीज. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. ये जो आपने सीपीआर और एईडी का डेमो देखा, तो ये एक्चुअली इतना ज्यादा सिंपल, मतलब ये जो मशीन है ना एईडी का, बेसिकली ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड मशीन होने के कारण आपको खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है. जो मशीन कमांड आपको देने वाला है वो ही आपको करना होगा, राइट. और ये कंटिन्यूअसली, मैंने कहा था आपको, 5 सेट 30:2 के होने के बाद, मतलब 2 मिनट के बाद ये मशीन वापस एक्टिवेट होगा. और अगर शॉक की जरूरत है तो शॉक वापस डिलीवर हो सकता है. अदरवाइज अगर शॉक नॉट एडवाइजेबल है तो यू हैव टू कंटिन्यू विद सीपीआर. आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू. किसी ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि बेबी सीपीआर और चाइल्ड सीपीआर और एडल्ट सीपीआर, इसमें बेसिक फर्क क्या है. तो मैंने चार्ट आपके सामने लगाया. एकदम मामूली फर्क है, लेकिन ये बेबी सीपीआर के लिए बहुत काफी, मतलब राइट फ्रॉम चेकिंग आउट रिस्पॉन्स, एग्जामिनेशन के समय में भी ये बेबी का कंप्लीटली प्रोटोकॉल अलग है. तो बेसिकली चार्ट आपके सामने है. डिफरेंस कैसे है? सबसे पहली बात ये याद रखना कि 30:2 ये जो रेशियो हम कंटिन्यूअसली सीपीआर के लिए यूज कर रहे हैं, ये सारे एज ग्रुप के लिए सेम है. मतलब 30 टाइम्स यू विल गिव चेस्ट कॉम्प्रेशंस और 2 बार सांस देना. अभी को ये 3 इस प्रकार एज वाइज मैंने कॉलम या तो मैंने ग्रुप किया है. एडल्ट मतलब 12 साल के उम्र के व्यक्ति, ऊपर उम्र के व्यक्ति के लिए. फिर चाइल्ड मतलब ऑफ 2 to 12 years of age. और इन्फेंट मतलब 0 to 2 years of age. 0 से 2 साल के लिए इन्फेंट, फिर 2 से 12 साल के लिए चाइल्ड. It is best not to move an ill or injured person at all unless he is clearly endangered or requires life-supporting care. The greatest concern in moving a seriously injured person is the chance of making existing problems, such as a spinal injury, worse. If you सॉरी, और 12 साल के ऊपर सारे व्यक्ति को हम एडल्ट मतलब कहते हैं, राइट. अभी सबसे पहला मैंने आपको बताया रेशियो का फर्क. रेशियो का तो कोई फर्क नहीं. ग्लोबली एक्सेप्टेड रेशियो इज 30:2 फॉर ऑल एज ग्रुप्स.
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट डेप्थ, मतलब कितना नीचे दबाओगे, कितना चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। एडल्ट के लिए 1.5 to 2 इंचेस आपको चेस्ट नीचे दबानी होगी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, अगर ये 2 इंच का अंदाजा आपको नहीं आ रहा है तो जितनी बॉडी के अपनी शरीर की जो डेप्थ होती है, मतलब ब्रेड्थ होती है, आप इतना नीचे चेस्ट दबाओगे कि छाती 1/3 तक नीचे दबेगी, मतलब 2 इंच ये एडल्ट के लिए है। फिर अगर चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, 2 से 12 साल का उम्र का बच्चा, तो ऐसे मतलब ये बच्चे के लिए मैं 1 से 1.5 इंच ही छाती नीचे दबाऊंगी, और बेबी के लिए सिर्फ और सिर्फ आधा से 1 इंच छाती नीचे दबेगी, राइट। अभी अगर प्रेशर कम करते जाना है छोटे बच्चों के लिए, तो ऑब्वियसली एडल्ट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 2 हाथ का प्रेशर मैं यूज करने वाली हूँ, राइट। ये 2 हाथों से मैं सीपीआर देने वाली हूँ, 2 हाथ का उपयोग करने वाली हूँ। लेकिन अगर ये बच्चा 2 से 12 साल तक का उम्र का है, तो सिर्फ मैं 1 हाथ से ही प्रेशर दूंगी, ताकि प्रेशर तो कम ही लगेगा। 1 से 1.5 इंच ही नीचे आपको दबाना होगा, राइट। और इसके लिए क्या करूंगी, प्लेस तो फाइंड आउट करने का तरीका सेम रहेगा बच्चे के लिए, सिर्फ मैं प्रेशर 1 हाथ से ही देने वाली हूँ। अभी इसमें क्या करूंगी मैं, मेरा दूसरा जो हाथ है ये मतलब रिस्ट जॉइंट तक यहाँ पे मैं पकड़ के रखूंगी, ताकि स्टेबल करने के लिए और अच्छी तरह प्रेशर आने के लिए। लेकिन प्रेशर जो है ये सिर्फ मेरे 1 हाथ से ही इस तरह देने वाले। ये छोटे बच्चे के लिए प्रेशर होगा, 2 से 12 साल के उम्र का बच्चा। लेकिन अगर बेबी को सीपीआर देना हो तो मुझे कितना दबाना है, सिर्फ आधा से 1 इंच नीचे छाती दबाने। तो ना तो मैं 1 या 2 हाथ का उपयोग करने वाले हूँ, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उंगलियों से ही प्रेशर दिया जाएगा, और जिसकी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ आधा इंच तक ही छाती नीचे दबा पाऊंगी। तो ये कॉमन जो है फर्क वो मैंने आपको बताया। अभी एक्चुअली देखेंगे बाकी सारी चीज, रिस्पॉन्स से लेके CAB, अपना सीपीआर का प्रोटोकॉल था, कैब, CAB, C फॉर चेस्ट कॉम्प्रेशन, A फॉर ओपन द एयरवे, और B फॉर 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। ये सारी चीजें चाइल्ड मतलब 2 से 12 साल और 12 साल से 100 साल के बूढ़े तक ये सारा सेम मतलब प्रोटोकॉल रहेगा। सिर्फ प्रोटोकॉल ये इन्फेंट के लिए पूरी तरह अलग होता है। अभी देखो यहाँ पे मैं दोनों चीज आपको बताने वाली हूँ, इन्फेंट का भी बताऊंगी और वापस ही इसका भी हो जाएगा। अगर रिस्पॉन्स देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, एडल्ट और चाइल्ड के लिए दोनों कानों में जोर से आवाज दे दो, टैप करो और पिंच करो। लेकिन ये सारी चीजें मैं इन्फेंट के लिए नहीं करने वाली। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगी, उसका फुट रेज करके फुट पे टैप करूंगी, या तो फुट पे चिमटा लेके देखूंगी। लेकिन यहाँ पे इस तरह उसको हिलाना, थपथपाना, ये कुछ नहीं करने वाली, राइट। क्योंकि इसमें रिस्क हो सकती है, क्योंकि इन्फेंट का नेक पूरी तरह इस तरह अटैच होता है, राइट। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कुछ हिलाओगे तो हो सकता है उसके गर्दन की हड्डी को, स्पाइन को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको खबरदारी जरूर लेनी। तो रिस्पॉन्स कैसे करोगे, मैं फुट को टैप करने वाली। फिर रिस्पॉन्स होने के बाद कॉल फॉर हेल्प हुआ, और फिर यहाँ पे मुझे एयरवे ओपन करना है। एयरवे ओपन करने के लिए एडल्ट के लिए मैंने क्या बताया था, सर पीछे दबाना, टूटी ऊपर उठानी है, पूरा फेस आसमान को फेस होना चाहिए, उसका चेहरा जो है ये पूरी तरह आसमान को फेस करना है। लेकिन यहाँ पे अगर इन्फेंट है तो मैं ये एयरवे ओपन ये करने का तरीका सेम ही है, लेकिन सिर्फ ये शोल्डर हाइट पे ही एयरवे ओपन करूंगी। इस तरह पूरी तरह एयरवे ओपन बिल्कुल करना मना होता है। वापस वही है कि उसकी इन्फेंट की सर और ये नेक पूरी तरह अटैच होती है, और अगर झटके से कुछ करोगे तो हो सकता है उसकी स्पाइन की हड्डी को इंजरी हो सकती है। तो सिर्फ एयरवे में यहाँ तक ही एयरवे मतलब शोल्डर हाइट तक ही एयरवे ओपन कर सकती हूँ, राइट। फिर एयरवे ओपन करने के बाद ब्रीदिंग चेक करना है। ब्रीदिंग चेक करने का तरीका सेम है, सिर्फ क्या देखना है, छाती और पेट की हलचल को देखना है। कितना समय के लिए देखूंगी मैं, 5 से 10 सेकंड, या तो स्ट्रेट अवे 1 से 10 तक काउंट करो। देखो ये काउंटिंग जो मैं बोल रही हूँ ना 1 से 10, ये सिर्फ टाइम मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर मैंने वॉच नहीं पहना हो
तो मुझे कितना समय तक मैं ऐसी देखती बैठूंगी वो भी मुझे पता नहीं चलने वाला। और इसकी वजह से काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट फॉर हाउ मेनी टाइम्स यू आर सीइंग द राइज एंड फॉल ऑफ द चेस्ट, बट इन फैक्ट इट इज ओनली टू मेंटेन द टाइमिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे एयरवे ओपन किया, अभी यहाँ पे ब्रीदिंग चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माय गॉड, ब्रीदिंग बंद है। अगर ब्रीदिंग बंद है, अपना स्ट्रेट अवे प्रोटोकॉल क्या है, सारी चीजें छोड़ के मैं निप्पल लाइन देखी मैंने और यहाँ पे 2 उंगली के से प्रेशर देना चालू करूंगी, राइट। 25 26 27 28 29 30, ये सी हुआ। पहला अपना प्रोटोकॉल क्या था, CAB कैब, कैब में से 30 टाइम्स इस तरह 2 उंगली की सहायता से मैंने चेस्ट कॉम्प्रेशन दिया। अभी क्या आगे का लेटर था, एयरवे ओपन करो सिर्फ शोल्डर हेड तक। उसके बाद ब्रीथ, बी मतलब ब्रीदिंग कर देना है, मुंह से मुंह लगा के सांस देना है। अभी जब भी मैंने एडल्ट के लिए बताया था तभी मैंने क्या बताया था, आप नंबर 1 एयरवे अच्छी तरह ओपन करो, आपका मुंह पेशेंट के मुंह पे फिट सील होना जरूरी है और नाक बंद करो पेशेंट का और मुंह से मुंह लगा के सांस दे सकते हो। लेकिन बच्चे के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एयरवे ओपन करने के बाद फिर मुझे मेरा मुंह इतना बड़ा खोल के नाक और मुंह दोनों को कवर करके फिर 2 सांसें देनी होगी। मतलब मैंने मुंह से जो हवा दी है, ये हवा बच्चे के थोड़ी सी नाक से जाएगी और थोड़ी सी हवा मुंह से जाएगी। अगर डायरेक्टली मैं बच्चे के मुंह पे रख के, अपना मुंह रख के सांस देने की कोशिश करूं तो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चे के लंग्स पे आ जाएगा, शायद लंग्स कोलैप्स भी हो सकते हैं। तो एयर इट विल गो इनटू 2 divided routes, but a few amount of air will go through the infant's nose और साथ में थोड़ी हवा बच्चे के मुंह से जाएगी। इसी तरह ये मेजर फर्क है फॉर गिविंग चाइल्ड एंड एडल्ट CPR और इन्फेंट CPR, राइट। आपको आपका मुंह बड़ा खोलना है ताकि आपके मुंह से की जो हवा है, ये थोड़ी हवा नाक से जाएगी, थोड़ी हवा मुंह से जाएगी। अभी देखो ये वापस बाकी बचा हुआ प्रोटोकॉल सेम है। ये होने के बाद फिर मैं वापस 30 बार छाती पे दाब देने वाली हूँ, 30 टाइम्स चेस्ट कॉम्प्रेशन, एयरवे ओपन करो और वापस पूरा मुंह खोल के बच्चे को 2 बार सांस दूंगी। ऐसे लगातार 5 सेट करोगे, राइट। 5 सेट होने के बाद मतलब 30:2 का एक हुआ, 30:2 का दूसरा सेट हुआ, फिर तीसरा सेट हुआ, चौथा हुआ और 5वां हुआ। 5 सेट होने के बाद एडल्ट के लिए हम लोग क्या करते थे, कैरोटिड पल्स चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था। लेकिन इन्फेंट के लिए वापस कैरोटिड पल्स देखने का टेक्निक, मेन टेक्निक क्या है, आपको सही तरीके से एयरवे ओपन करके फिर आप कैरोटिड पल्स देख सकते हो। यहाँ पे वही है, दोनों बिल्कुल चिपके हुए होने के कारण इतना आप फुल एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे रिलायबल पल्स इन केस ऑफ इन्फेंट इज the pulse which is present here in your arm। मतलब बाइसेप जो मसल हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप मसल के जो नीचे एक अच्छी पावरफुल पल्स लगती है, उसी को मैं सिर्फ गाइड करके देखूंगी। मतलब बच्चे के केस में कैरोटिड पल्स देखना बहुत मुश्किल होता है और इसकी वजह से हम आर्म पल्स देखेंगे। अगर ये पल्स चालू है, हार्ट की एक्शन चालू हो गई, ये पल्स अगर बंद है, हार्ट की एक्शन बंद है, राइट। तो इसी तरह ये बहुत मतलब इन्फेंट के केस में काफी फर्क होगा ये CPR देने के लिए। अभी हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। प्लीज हार्ट अटैक की हार्ट अटैक के बारे में, मतलब हार्ट अटैक किस वजह से होता है, मूल कारण क्या है उसके, और इमीडिएट ट्रीटमेंट हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं। अभी देखो ये हार्ट अटैक पेशेंट को जब आता है ना, तो 2-3 मतलब इम्पोर्टेंट चीजें आपको याद रखने कि नंबर 1 कि ये पेशेंट आपसे बात कर रहा है, राइट, और बैठे बैठे उसको सारे लक्षण हार्ट अटैक के दिखाई दे रहे हैं। फिर ऐसे सिचुएशन में आपको उसको ऐसे वाले पेशेंट को किस प्रकार से हेल्प करोगे। दूसरा हो सकता है कि सीवियर हार्ट अटैक हुआ, मैसिव हार्ट अटैक हुआ,
कंप्लीट ब्लॉकेज हुआ और ये पेशेंट धाड़ से नीचे गिर गया बेहोश होके, सांस और नब्ज बंद हुए। तो अभी आपको पता है इमीडिएटली आप सीपीआर चालू करोगे। अगर एडी है तो एडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो पेशेंट होश में है उसको कैसे और किस प्रकार से फर्स्ट एड देना है वो अभी इस फिल्म में हम लोग देखेंगे। माधवी ती पुढची पुढे येते ना फिल्म, तेच मी म्हणणार होते, हे पुढे घेऊया आपण का? हा पुढे गेले हे चालू ठेव, चालू ठेव. दोस्तों, ये दिल ही तो है जिसकी धड़कन से हमें अपनी जिंदगी का एहसास होता है। दिल धड़कता है तो हम जीवित हैं, और दिल थम गया तो समझो दम गया। अगर किसी की दिल की धड़कन रुक गई और सांसें थम गई तो क्या उसका जीवन समाप्त हो गया, मर चुका है? क्या अब उसकी जीवित होने की कोई संभावना नहीं? संभावना है। लाइफलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी मेडिसिन प्रस्तुत करते हैं हार्ट अटैक से संबंधित पूरी जानकारी और सीपीआर यानी बंद हुए हृदय और फेफड़े की क्रिया का शुरुआत मेरे पत्नी के साथ में एक हॉस्पिटल शुरू किया। उपचार न पाने के कारण हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। अगर उन लोगों को सही समय पर प्राथमिक उपचार दिया जाता तो उनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी। और फिर डॉक्टर मास्कर ने संकल्प लिया, मैं लोगों को प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग दूंगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने लाइफलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी मेडिसिन की स्थापना की। डॉक्टर मास्कर और उनकी बेटी डॉक्टर अपूर्व देशपांडे ने यूके के अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से ACLS की विशेष ट्रेनिंग ली। लोग प्राथमिक उनके इस जीवनदायी यानी लाइफ सेविंग ट्रेनिंग का लाभ उठा रहे हैं। डॉक्टर मास्कर प्राथमिक उपचार ट्रेनिंग के गोल्ड स्टार टीचर हैं। उन्हें वीके पाटिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अब मैं आपको सीपीआर का अर्थ Mama, yeah, You have done the CPR. I didn't. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ज्येष्ठ रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मुझे विश्वास है कि आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और ये देखने के बाद काफी लोगों की जान बचेगी। Now I invite my daughter, Dr. Apurva Deshpande, to take over the baton of training and the film from this moment on. नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्वा देशपांडे आप सभी का फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। कई
सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि 80% मृत्यु हार्ट अटैक, एक्सीडेंट और कैंसर के कारण होते हैं, जिसमें हार्ट अटैक दर सबसे ज्यादा है। आइए अब देखते हैं हार्ट अटैक कैसे और क्यों होता है। हमारे शरीर में सभी अंगों को, कोशिकाओं को ऑक्सीजन हार्ट के द्वारा रक्त संचरण विधि से ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये डेफिनेटली हार्ट का ही है, और हार्ट के सरफेस के ऊपर जो पेंसिल साइज की बड़ी रक्तवाहिनियां जो है उनको कोरोनरी ब्लड वेसल्स ऐसे कहते हैं। मेन हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ये कोरोनरी ब्लड वेसल में कुछ बदलाव होता है और इसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। अब ये हार्ट की स्पेशलिटी तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई थी। हार्ट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ मसल्स, और हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने के कारण ये हार्ट कॉन्स्टेंटली पंप कर रहा है, राइट। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट हार्ट के बारे में खासियत उसकी, मतलब पूरे बॉडी में हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन टू डेवलप इन अ फीटल लाइफ। मतलब गर्भावस्था में सबसे पहला ऑर्गन ये अपने बॉडी में कौन सा तैयार होता है, वो मतलब हार्ट। अगर रिसेंट प्रेग्नेंट लेडी को अगर हम सोनोग्राफी के लिए भेजते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या डिटेक्ट करते हैं, हार्ट की पंपिंग एक्शन सोनोग्राफी पे दिखते हैं, और बाकी सारे ऑर्गन्स ये बाद में डेवलप होते हैं। तो ये हार्ट की वही मेन इंपॉर्टेंट खासियत है, राइट। नेक्स्ट पहुंचाया जाता है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक हार्ट प्रति मिनट 72 से 74 बार चलने वाला एक पंप है। यह एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है, यानी कि ब्लड पंप करता है। रक्त संचरण क्रिया में अवरोध ही हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक है। आइए देखते हैं कि कोरोनरी हार्ट डिजीज किस कारण से होते हैं। मूल कारण हेरिडिटरी, ओबेसिटी, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर। अभी ये जो महत्वपूर्ण कारण है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हम लोग कह सकते हैं। नंबर 1 जो है हेरिडेटरी, अनुवंशिकता। नंबर 2 ओबेसिटी, ये तो डेफिनेटली आप सब लोग जानते हो कि जो ओवरवेट है उनको 100% एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अपना वेट और डाइट ये दोनों चीजें नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है। फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल भी अपने हाथ में ही है ना, कोलेस्ट्रॉल थोड़ी ना बॉडी जनरेट करती है, ये तो जो हम लोग खाते हैं तले हुए चीज, या तो फ्राइड या तो घी वाले चीज, इनसे ये ज्यादा करके कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम निकल आता है। अभी देखो कोई भी एकदम मोटा आदमी है तो उसमें 100% कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है ही, या तो कोई एकदम पतला आदमी है उसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, नॉर्मल है, ऐसे कोई कुछ भी नहीं बात, मतलब वी कैन नॉट रियली कमेंट ऑन। जब तक पूरा लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल की सारी टेस्ट नहीं हो पाती तब तक कोई डॉक्टर उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाता। फिर लास्ट मतलब हाई ब्लड प्रेशर। देखो ये हाई ब्लड प्रेशर अपने यहाँ पे ऐसे सारे बहुत लोग होते हैं कि जो दूसरे कंप्लेंट लेके डॉक्टर के पास आते हैं, कुछ और तकलीफ के कारण आते हैं, लेकिन जैसे हम लोग बीपी देखते हैं तो मेजॉरिटी टाइम्स आफ्टर 40 ये थोड़ा सा आजकल के स्ट्रेस के अनुसार देखोगे तो बहुत सारे लोगों को ये ब्लड प्रेशर की बीमारी है। लेकिन 3 बार हम लोग अलग अलग टाइम पे बीपी देख के अगर उसको ये पेशेंट को लेबल किया मैंने कि यस ये पेशेंट हाइपरटेंसिव है, तो जो गोलियां या तो मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं ये पेशेंट ना कुछ समय के लिए एकदम बिल्कुल टाइम पे लेते हैं बिना मिस किए हुए, लेकिन जैसे उनको पता चलता है अपना बीपी अभी मेंटेन हो रहा है तो अभी ये गोली बंद करेंगे, तो अपने मन से ही फिर ये पेशेंट गोली बंद कर देते हैं। ऐसे हुआ तो फिर शायद ये रिबाउंड हाइपरटेंशन मतलब बीपी रिबाउंड से बढ़ जाता है। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये 2 ऐसी बीमारियां है ना कि जब तक डॉक्टर ना कहते हैं ना कि बस अभी गोली नहीं लेना है तब तक के लिए अपने मन से ये गोली बंद नहीं करनी। एक्सेसिव स्मोकिंग,
mental stress, lack of physical activity, modern lifestyle. तो ये चार और नीचे वाले जो अगर आप फैक्टर्स को देखते हो तो ये जो चार फैक्टर्स हैं जैसे कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ये खास करके आजकल के जमाने में ये हम लोग ज्यादा करके देखते हैं। मतलब जो मैंने 8 मेन कारण बताए उसमें से हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए इतना तो याद रख सकते हैं कि कुछ कारण जो है ये मॉडिफाइबल है और कुछ कारण नॉन मॉडिफाइबल है। जो नॉन मॉडिफाइबल है उनको तो फिलहाल आपको अपने हिसाब से या तो डॉक्टर जैसे बोलेंगे उसके हिसाब से आपको ट्रीट करते जाना है या तो कंट्रोल में रखना है। लेकिन जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी या तो स्ट्रेस कम करना, ओबेसिटी कम करना, ये सारी चीजें, स्मोकिंग मतलब सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग का मतलब नहीं है, टोबैको इन एनी फॉर्म, ये सारी चीजें डेफिनेटली प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं और जो आपके हाथ में है, जो आप स्टॉप कर भी सकते हो और उनको हम लोग कहेंगे मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जो आप बड़े आसानी से ये सारी चीजें मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। हार्ट अटैक का यानी हृदयघात का मुख्य कारण है कोरोनरी आर्टरी का सिकुड़ना। ये ब्लॉकेज 3 प्रकार के होते हैं। जब अभी ये कोरोनरी पिक्चर है सामने, ये जस्ट एक कटी हुई ब्लड वेसल का पिक्चर है जहाँ पे एकदम परफेक्ट ब्लड फ्लो हो रहा है। ये जो रेड कलर के छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ऑल रेड ब्लड सेल्स, लेकिन ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दिस आर्टरी परफेक्टली, राइट, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी देखो सिंपल एक अपना किचन का जो सिंक होता है ना, उसमें आप सिंपल कचरा डालते ही जाओगे, फिर फाइनली क्या होने वाला है, वो सिंक का पाइप ब्लॉक होने वाला है। उसी तरह अगर ये कोलेस्ट्रॉल है तो फैट लेवल अगर ज्यादा ही कुछ बढ़ गया तो क्या होगा, ये फैट लेवल कोरोना या मतलब ब्लड वेसल के अंदर की तरफ ये जमने लगता है, एक के ऊपर एक ये लेयर जमने लगता है। फिर क्या हो जाएगा, देखो अभी आगे के फिल्म में आपको और भी क्लियर आइडिया मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल हल्का सा ब्लॉकेज करता है तो ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी रुकावट पैदा होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो येलो कलर का फैट है ये अंदर की तरफ जम गया। ये होने पर क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल बीच में नैरो हो गई। अभी ब्लड की एक खास प्रॉपर्टी है, देखो ब्लड अगर ये वेन से मैंने निकाला और टेस्ट ट्यूब में बाजू में रख दिया तो कुछ समय के बाद आप क्या देखोगे, ब्लड की क्लॉट्स दिखाई देंगी, राइट। मतलब अगर जब तक ये ब्लड का फ्लो सही है तब तक के लिए नॉर्मली यहाँ पे क्लॉट बनने की मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर इस तरह ब्लड फ्लो स्टैग्नेंट हुआ या तो धीमा हुआ तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनने की ज्यादा से ज्यादा संभावना जरूर होती है। और यही एक महत्वपूर्ण कारण हम लोग बताते हैं कि इसी के कारण ये जो रक्त वाहिनियां होती है ना, मतलब स्पेशली आर्टरीज मतलब शुद्ध रक्त वाहिनियां, इनकी एक खासियत क्या है, देखो ये शुद्ध रक्त वाहिनी मतलब आर्टरीज, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट और दे कैन रिलैक्स वापस, राइट, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मतलब ये रक्त वाहिनी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी रहती है। अगर आप इमेजिन करो एक रबर बैंड अगर धूप में ऐसे ही रखोगे तो ये रबर बैंड नेचुरली कुछ समय के बाद कड़क हो जाएगा, राइट। उसी तरह जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं करते हो तो ये रक्त वाहिनी सिकुड़ना और रिलैक्सेशन, ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इट स्टार्ट्स लूजिंग, राइट। और फिर ये वापस वही कंसेप्ट कि अगर उसमें से फ्लो होने वाला ब्लड जो है उसका प्रेशर ये साइड वॉल पे आर्टरीज के आना है, लेकिन ये अगर एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है तो फिर ब्लड फ्लो का मतलब ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ जाएगा और इसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक की संभावना और भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट, इसकी पहचान के लिए जब कुछ काम कर रहे हो या ऊंचाई पे चढ़ रहे हो तो सीने में दर्द होने लगता है, पर यदि आप रुक जाएं या कोई काम न करें तो दर्द
समाप्त हो जाता है। इसे हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। Yes, अभी शुरुआत कैसी होती है देखो, इसकी शुरुआत मतलब वार्निंग पे भगवान ने हमें इतनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी दी है कि ऑलमोस्ट ये 40 to 50% भी इस तरह ब्लॉकेज हुआ है, तो अपने लाइफस्टाइल में कोई बदलाव आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन पहली वार्निंग बेल कैसी रहेगी, अगर सारे रन आप पिकनिक के लिए गए और दौड़ दौड़ के अगर पहाड़ चढ़ रहे हैं, अगर किसी को इस प्रकार का प्रॉब्लम हो तो ये जोर जोर से दौड़ दौड़ के पहाड़ चढ़ने पर हो सकता है ये पेशेंट को जबरदस्त सीने में दर्द चालू हो, मतलब चेस्ट पेन चालू हो जाएगा। चेस्ट पेन चालू होने पर नेचुरली पेशेंट तो डरने वाला है। अगर ये एक जगह पे रुक जाए, मतलब फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरह उसने बंद की, तो शायद ये चेस्ट पेन निकल जाएगा, मतलब पूरी तरह नॉर्मल हो सकता है। और ये कंडीशन को हम स्टेबल अंजाइना कहते हैं। मतलब ये पेशेंट का अगर जब हार्ट को वर्कलोड दिया गया तो फिर ये पेन चालू होने पर उसको क्या कहते हैं, स्टेबल अंजाइना। यहाँ पे अगर आपने डॉक्टर की सलाह ली तो आगे होने वाले सारे कॉम्प्लिकेशंस अगर प्रॉब्लम है तो निकल जाएंगे, राइट। अगर किसी ने ये कंडीशन को ओवरलुक किया तो फिर ये कंडीशन आगे और भी सीरियस हो सकती है। अभी देखते हैं उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन के कारण कोरोनरी लगभग आधी बंद हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचरण में अभी देखो, और भी अगर इस तरह ब्लॉकेज हुआ, मतलब और भी ज्यादा ब्लॉकेज होने पर ये पेशेंट को, अगर ये पेशेंट बैठे बैठे कुर्सी में बैठा है, फुल ब्लोन एसी रूम है, तो भी ये पेशेंट पसीने से लथपथ हो जाएगा और चेस्ट पेन भी चालू हो सकता है। और ये कंडीशन बहुत ही सीरियस है जिसे हम कहते हैं अनस्टेबल अंजाइना। मतलब यहाँ पे हार्ट को वर्कलोड कुछ भी नहीं है। आपने ऐसे कभी सुना होगा, सारा खाना पीना खा के मस्त एकदम फैमिली के साथ सब कुछ कोई बैठा था और अचानक से वो कोलैप्स हो गया, राइट। मतलब ऐसे पेशेंट को बैठे बैठे भी चेस्ट पेन हुआ है, तो ये कंडीशन को हम अनस्टेबल अंजाइना कहते हैं। रुकावट होने लगती है। इसकी पहचान आराम करते समय भी सीने में दर्द हो सकता है। इसे हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। अनस्टेबल एंजाइना एक बहुत ही सीरियस स्थिति है, क्योंकि इससे हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। और जब कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन के कारण खून की गुठली बन जाती है, एकदम क्लियरली आप देख सकते हो ये ब्लड क्लॉट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ब्लड वेसल को, और फिर ये पेशेंट धार से नीचे गिरेगा, सांस और नाक उसकी बंद हो सकती है। तो ऐसे में आपको पता है सीपीआर की जरूरत है उसको, राइट। जिससे कोरोनरी पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो रक्त संचरण रुकने लगता है। उसे ही हार्ट अटैक कहते हैं, जो इतना घातक है कि पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। ध्यान रखें, इस खून की गुठली यानी ब्लड क्लॉट को सिर्फ इंजेक्शन से ही पिघलाया जा सकता है। ये रुग्ण अगर 2 घंटों के अंदर हॉस्पिटलाइज हो जाए तो इंजेक्शन देके ये खून की गुठली हम डिसॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये 2 घंटों के अवधि को हम गोल्डन आवर्स ऑफ हार्ट अटैक कहते हैं। अब आप सभी जानना चाहेंगे कि हमें हार्ट अटैक यानी हृदयघात का कैसे पता चले। तो आइए जानते हैं हृदयघात यानी हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। मेन हार्ट अटैक के साइंस एंड सिम्टम्स देखो, 3 times लेटर पी, 3 बार लेटर पी, फिर ब्रेथलेसनेस, पेशेंट को बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, और लास्ट मतलब सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ। एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ 3 P's। इन सभी लक्षणों को पेन इन चेस्ट पहला पी, पर्स्पिरेशन मतलब कारण बिना पसीने से लथपथ होना, और तीसरा पी मतलब पाल्पिटेशन
मतलब रेसिंग ऑफ हार्ट, जैसे कि लग रहा है कि हार्ट बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसको हम कलेक्टिवली कहेंगे 3 टाइम्स लेटर पी। अगर कोई भी पेशेंट में ये 3 टाइम्स लेटर पी मतलब 3 पीज अगर दिखाई दे तो यू हैव टू सस्पेक्ट एज अ हार्ट पेशेंट, राइट? 3 पीस में बांटते हैं। पेन इन चेस्ट, सीने में दर्द होना यदि हार्ट अटैक का सबसे मूल लक्षण है। हार्ट अटैक में 3 प्रकार से दर्द महसूस होता है। पहला है सीने से बाएं हाथ की ओर, दूसरा सीने के मध्य भाग से जबड़े तक, तीसरा सीने के मध्य भाग से पीछे पीठ की तरफ जाने वाला दर्द। इस तरह से हार्ट अटैक में 3 तरह के दर्द महसूस होते हैं। फ्रस्ट्रेशन, कॉमनली ये 3 प्रकार के पेशेंट को पेन हो सकता है। कोई पेशेंट दे विल स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन राइट इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट और लेफ्ट हैंड को रेडिएट हो जाएगा, स्पेशली दिस 2 फिंगर्स मतलब लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। हो सकता है कभी पेशेंट को यहाँ से दर्द चालू होगा और डेड सेंटर में आएगा। कोई पेशेंट कंप्लेन करेंगे पेशेंट का मतलब चेस्ट पेन ये सेंटर ऑफ द चेस्ट से चालू हो रहा है और जॉ को दर्द कर रहा है, या तो जॉ से लेके सेंटर ऑफ द चेस्ट। कोई पेशेंट कहेंगे पेन स्टार्टिंग इन सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड रेडिएटिंग टू द बैक, राइट? तो ये तीनों में से एक प्रकार पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब किसी भी एक प्रकार का ये 3 कॉमन पेन है और इसमें जो मैंने आपको बताया। अगर किसी को गैस का प्रॉब्लम है तो क्या होगा, कोई कभी पेशेंट कहेगा मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, कभी बोलेंगे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मतलब इट विल गो ऑन शिफ्टिंग टाइम। लेकिन ये खास करके हार्ट अटैक के 3 कॉमनेस्ट जो ट्रैक है पेन के वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। किसी ठंडे वातावरण में बैठने पर भी अचानक पसीना आना, पैल्पिटेशन, अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाना, ऐसा महसूस होना जैसे कि सांस नहीं ले पा रहे हो, पेट में गैस होना, उल्टी होना और ज्यादा पसीना आना, दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। फिर ऐसे पेशेंट को बहुत जी घबराता है क्योंकि उसकी हार्ट जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं 72 to 80 टाइम्स पर मिनट पल्स रेट रहता है, ये पल्स रेट ऑलमोस्ट इट गोज अबव 100 और ये पेशेंट को इतना ज्यादा डर लगता है, इतनी घबराहट होती है और उसको खास करके मेडिसिन में हम लोग कहते हैं सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ। उसको खुद न खुद ऐसे लगता है कि मैं मृत्यु के बिल्कुल नजदीक हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मधुमेह यानी डायबिटीज के पेशेंट में सीने में दर्द महसूस नहीं होता और इसलिए ऐसे मरीजों के लिए ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी होता है। देखो सिर्फ डायबिटीज नहीं, लेकिन जो चेन स्मोकर्स हैं, टोबैको वाले जो लोग हैं, इनमें भी ये तकलीफ बहुत ज्यादा है। हम लोग कहते हैं ना कोई पेशेंट अच्छा खाना पीना खा के सो गया और सुबह जगाने के लिए गए तो इज नो मोर, मतलब उसको पेन हुआ ही नहीं, तो इसको साइलेंट हार्ट अटैक्स कहते हैं। ये प्रॉब्लम कॉमन है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या तो डायबिटीज मेलिटस में और साथ ही साथ में चेन स्मोकिंग। आइए आप जानते हैं हार्ट अटैक का प्राथमिक उपचार कैसे करना चाहिए। व्यक्ति को सीधा लेटाएं और उसके पैर को थोड़े ऊंचे स्थान पर रखें। ये मेन इम्पोर्टेंट उसकी पोजीशन है कि मेन इम्पोर्टेंट पोजीशन क्या है। ऐसे पेशेंट को अगर तीनों के तीनों साइंस आपको दिखाई दे, 3 पीस दिखाई दे, तो तात्काल जहां है वहां उसको 2 कदम भी चलने के लिए नहीं देना है, वो उसी जगह पे उसको फ्लैट लिटाओ और पांव की बाजू ऊपर उठानी। पांव की बाजू अगर ऊपर उठाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ज्यादा से ज्यादा ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा और साथ में हार्ट को पंप आउट करने के लिए ब्लड भी मिलेगा।
साथ ही साथ में आपको कॉल फॉर हेल्प करना है, मदद के लिए बुलाना है, क्योंकि शायद यहाँ पे डॉक्टर, एम्बुलेंस, क्योंकि शिफ्टिंग की जरूरत है, इसके लिए कॉल फॉर हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। मदद के लिए कोई भी अगर आपके मदद के लिए आ जाए तो ये पेशेंट को आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में मतलब आईसीयू यूनिट्स में शिफ्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर किसी के पास स्पेशली एस्पिरिन की टैबलेट हो तो ये एस्पिरिन का प्रयोग आप वहां पे डेफिनेटली पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट पूरी तरह होश में है, राइट। ये एस्पिरिन ताबड़तोड़ आप जगह पे दे सकते हो। एस्पिरिन का मेन उपयोग क्या होगा, देखो एस्पिरिन अगर पेशेंट को आप देते हो, रिकमेंडेड डोज इज 300 मिलीग्राम का एस्पिरिन, लेकिन ये देने से फायदा कैसे होगा, देखो नंबर 1, ये क्लॉट जो बन गया है ना, ये डिसॉल्व होने में तात्काल मदद होगी, क्योंकि एस्पिरिन हैज गॉट एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी, मतलब क्लॉट फॉर्म जहां पे हो रहा है वो क्लॉट डिसॉल्व होने में जल्द से जल्द मदद हो सकती है, और फिर ऐसे पेशेंट को हम तात्काल हॉस्पिटलाइज करेंगे ताकि ये पेशेंट को आगे चल के प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, किसी को स्पेशली हार्ट अटैक के बारे में कुछ डाउट्स तो जरूर पूछिएगा।